कहानी के पिछले सीजन में हमने देखा था कि हमारे हीरोज ने इन सभी डेथ गेम्स के पहले स्टेज को कंप्लीट कर लिया था और इन सभी ने मिलकर ट्रम्प कार्ड के सभी नंबर वाले कार्ड को जीत लिया था। और अब आरिसु, उसागी, चिशिया और क्वीना सेकंड स्टेज के गेम स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे थे। और अब तभी यहाँ पर और भी ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें बिना बताए ही गेम स्टार्ट हो जाता है। और इस बार इन्हें हराना होगा हुकुम के बादशाह को, जो कि बिल्कुल अकेला है और इन पर गन से हमला कर रहा है। आरिसु, उसागी, चिशिया और क्वीना अपनी जान बचाकर छुपते हुए यहाँ से भागते हैं। हुकुम का बादशाह गन से लगातार सभी लोगों को मार रहा होता है। चिशिया क्वीना को एक बम देता है ताकि मुश्किल में होने पर क्वीना इसका इस्तेमाल करके बच सके, लेकिन अब इनके सामने हुकुम का बादशाह आ जाता है और इन चारों पर गोलियां चलाने लगता है। मगर तभी आन और तत्ता कार लेकर यहाँ आते हैं और ये चारों कार की तरफ भागते हैं, लेकिन हुकुम का बादशाह इनकी तरफ बम फेंकता है, जिस वजह से चिशिया कार में नहीं चढ़ पाता और आन को कार भगानी पड़ती है। लेकिन हुकुम का बादशाह कुछ लोगों को मारकर उनसे कार छीन लेता है और फिर आरिसु और बाकी सबका पीछा करने लगता है। हुकुम का बादशाह इन सब पर हमला करता है, मगर अब आन कार को ड्राइव करती है और हुकुम के बादशाह से बचते हुए कार को काफी तेज भगा रही होती है। लेकिन तभी इनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है और ये सब कार से निकलकर भागते हैं। इसके बाद आरिसु, उसागी, क्वीना और तत्ता हुकुम के बादशाह से काफी दूर आकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं, मगर अब आन और चिशिया इनसे अलग हो चुके हैं। इसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है, जहां अब आरिसु और उसागी खाने का सामान लेने जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीना और तत्ता नई कार को लेने जाते हैं ताकि ये चारों यहाँ से दूर जा सकें। यहाँ क्वीना और तत्ता आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद तो अमीरों की तो यहाँ बैंड बज गई होगी, मतलब इतनी मुश्किल से पैसे कमाए और अब यहाँ आकर सब बर्बाद हो गया है। तत्ता क्वीना से कहता है कि मैं तो सारे कर्ज चुकाने से बच गया हूँ, और इस पर क्वीना भी कहती है कि हाँ, मैं भी क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट चुकाने से बच गई। लेकिन फिर इन्हें रियलाइज होता है कि इतनी बुरी जिंदगी होने के बाद भी ये अपनी असली दुनिया में लौटना चाहते हैं, क्योंकि वही इनका घर है। वहीं दूसरी तरफ आरिसु और उसागी भी सामान लेते हुए अपनी पुरानी असली दुनिया के नॉर्मल पलों को याद कर रहे होते हैं, जिन पर वो पहले कभी ध्यान भी नहीं देते थे। यहाँ आरिसु अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है और उसागी अपने डैड को याद कर रही होती है, जो कि यहाँ आने से ठीक पहले मर गए थे। इसके बाद ये दोनों वापस जाते हैं। तभी तत्ता और क्वीना गाड़ी लेकर यहाँ आ जाते हैं और ये सब यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन आरिसु ऊंचाई पर चढ़कर देखता है कि जहाँ भी जिस फेस कार्ड का एयरशिप उड़ रहा है वहीं उस कार्ड का गेम हो रहा है, यानी इस बार ये पूरा शहर ही एक गेम अरीना बन चुका है। लेकिन फेस कार्ड का मास्टर सिर्फ अपने ही इलाके में है, इसलिए अब ये सब डिसाइड करते हैं कि हम सब हुकुम के बादशाह के इलाके को छोड़कर दूसरे गेम में भाग लेने जाएंगे। और फिर ये सब चिड़ी के बादशाह को चैलेंज करने के लिए उसके इलाके में जाते हैं, क्योंकि इस वक्त ये 4 प्लेयर हैं और चिड़ी के गेम को खेलने के लिए इन्हें एक टीम चाहिए। और इसी वजह से ये चिड़ी के बादशाह के इलाके में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस गेम में भाग लेने के लिए इन्हें एक मेंबर और चाहिए, और अब इन्हें लगने लगता है कि ये गेम में भाग नहीं ले पाएंगे। मगर तभी यहाँ निरागी आ जाता है, जो कि पिछले सीजन में किसी तरह अगुनी से सरवाइव कर गया था। निरागी ने पहले ही हैंडबैंड पहन लिया होता है, जो कि बिना गेम खत्म किए उतारा नहीं जा सकता, इसलिए अब ना चाहते हुए भी इन सभी को निरागी को अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। और फिर ये सब चिड़ी के बादशाह की गेम अरीना में एंटर करते हैं। यहाँ इन्हें चिड़ी का बादशाह मिलता है, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ होता है और इसका नाम क्यूमा होता है। आरिसु उनके लीडर से पूछता है कि तुम सब कौन हो, जिस पर क्यूमा कहता है कि हम सभी इस देश के सिटीजन हैं। इसके बाद क्यूमा इन्हें बताता है कि इस गेम को हमने मिलकर बनाया है और हम पहली बार इसे तुम्हारे साथ खेलेंगे और हारने वाली टीम के सभी मेंबर्स को लेजर से मार दिया जाएगा। फिर क्यूमा इन्हें गेम के बारे में बताता है, जिसका नाम ऑस्मोसिस होता है, और ये गेम एक पॉइंट बेस्ड गेम होता है, जिसमें टाइम खत्म होने पर जिस भी टीम के पास ज्यादा पॉइंट होंगे वो टीम जीत जाएगी। इस गेम के स्टार्ट में दोनों टीमों को 10-10 हजार पॉइंट दिए जाते हैं। इसके अलावा इस गेम में पॉइंट पाने के 3 तरीके हैं, जिसमें से एक है कि तुम दूसरी टीम के मेंबर से बैटल कर सकते हो। इसके लिए बस तुम्हें उस मेंबर को छूना होगा और इसके बाद उन दोनों में से जिस भी प्लेयर के पास ज्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा और हारने वाले प्लेयर के 500 पॉइंट कटकर उस जीतने वाले प्लेयर को मिल जाएंगे। लेकिन इस तरीके में तुम्हें अपने रिस्क पर बैटल करनी होगी, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि दूसरे खिलाड़ी के पास कितने पॉइंट हैं। इसके अलावा इस बैटल में 1 से ज्यादा लोग भी खेल सकते हैं। अगर एक ही टीम के 2 मेंबर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूसरे खिलाड़ी से बैटल करते हैं तो उन दोनों के पॉइंट जुड़ जाएंगे और वो ऐसे प्लेयर को हरा पाएंगे जिसे वो अकेला नहीं हरा सकते। फिर क्यूमा इन्हें दूसरे तरीके के बारे में बताता है और कहता है कि इस पूरी अरीना में जितने भी कंटेनर रखे हैं उनमें से किन्हीं 6 कंटेनर में आइटम रखे हैं, और अगर तुमने उन आइटम को ढूंढ लिया और उन्हें छू दिया तो तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। लेकिन आइटम कहाँ रखे हैं इस बारे में क्यूमा और उसकी टीम को भी नहीं पता होता, इसलिए ये गेम बिल्कुल फेयर होता है। फिर लास्ट में क्यूमा इन्हें आखिरी तरीके के बारे में बताता है और कहता है कि इस तरीके में तुम्हारी टीम का बेस मेन रोल निभाता है। क्यूमा इन्हें बताता है कि ये तुम्हारी टीम का बेस है और दूसरी तरफ हमारी टीम का बेस है, और अगर एक खिलाड़ी दूसरी टीम के बेस को छू लेता है तो उसे 10,000 पॉइंट मिलेंगे, और अगर एक प्लेयर अपने ही बेस को छू लेता है तो उसके पॉइंट इन्फिनिटी हो जाएंगे और वो तब तक वैसा ही रहेंगे जब तक टीम मेंबर बेस को छुआ रहता है।
बेस से अलग होने के बाद पॉइंट फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और अगर वो बेस को छूकर किसी के साथ बैटल करता है तो हारने वाले के 10,000 पॉइंट कट जाएंगे और जीतने वाले को 10,000 पॉइंट मिलेंगे। फिर क्यूमा कहता है कि अगर किसी प्लेयर के पॉइंट माइनस में चले गए तो वो मर जाएगा। यानी इस गेम में पॉइंट को किस तरह से बांटना है ये सबसे मेन बात है। इसके बाद क्यूमा इन्हें बताता है कि एक बार एक प्लेयर के पॉइंट ट्रांसफर या गेन होने के बाद मींस हार या जीत के बाद वो प्लेयर इनएक्टिव हो जाएगा और उसे वापस एक्टिव होने के लिए अपने बेस को छूना होगा। अगर किसी भी प्लेयर ने इनएक्टिव होकर किसी दूसरे प्लेयर को छू दिया तो उन दोनों को करंट लगेगा, जिसके बाद क्यूमा अपनी पूरी टीम के साथ अपने बेस पर चला जाता है और गेम स्टार्ट होता है। आरिसु अपनी टीम में 10,000 पॉइंट बांटता है। तत्ता को बेस की रखवाली के लिए यहीं छोड़ा जाता है और बाकी सब कंटेनर में आइटम ढूंढने और बैटल करने के लिए जाते हैं। आरिसु क्वीना के साथ होता है और दूसरी तरफ उसागी निरागी के साथ होती है ताकि बैटल होने पर दो खिलाड़ी मिलकर एक खिलाड़ी को बैटल में हरा सकें। इसी दौरान आरिसु और क्वीना को एक कंटेनर में एक आइटम मिल जाता है और इसे छूने पर क्वीना को 2000 पॉइंट मिलते हैं, जिससे इनके पास 2000 पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। तभी इनके सामने क्यूमा आता है। आरिसु क्यूमा से बैटल करता है जिसमें आरिसु जीत जाता है और उसे 500 पॉइंट मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसागी और निरागी को भी एक प्लेयर मिलता है और वो दोनों मिलकर उस प्लेयर को हरा देते हैं, जिससे इनके पॉइंट बढ़ जाते हैं और गेम का पहला राउंड आरिसु की टीम के लिए काफी अच्छा होता है और आरिसु की टीम क्यूमा की टीम से 5000 पॉइंट आगे हो जाती है। लेकिन फिर क्यूमा अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाकर आरिसु की टीम के बेस पर हमला करता है। यहाँ सिर्फ तत्ता ही अकेला होता है। तत्ता उन सबको देखकर अपने बेस को छूता है और उसके पॉइंट इन्फिनिटी हो जाते हैं। लेकिन क्यूमा और उसकी टीम के सभी प्लेयर्स एक साथ बेस की तरफ आते हैं और बेस को छू लेते हैं, जिससे तत्ता सिर्फ एक को ही रोक पाता है और बाकी तीनों बेस को छू लेते हैं और बाकी तीनों के बेस को छूने की वजह से उन्हें 30,000 पॉइंट मिलते हैं। वहीं तत्ता ने जिस प्लेयर को रोका होता है उसके पॉइंट अब माइनस में चले जाते हैं और तत्ता को 10,000 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जिस प्लेयर के पॉइंट माइनस में गए होते हैं वो लेजर से मर जाता है। इससे उस टीम के बाकी मेंबर्स को काफी दुख होता है। लेकिन अब आरिसु और उसकी टीम के सभी मेंबर्स के पास क्यूमा की टीम की बस उस लड़की को छोड़कर हर एक मेंबर्स के पास 10,000 से ज्यादा पॉइंट हैं। यानी अब ये सब किसी से भी बैटल नहीं कर सकते, नहीं तो ये हार जाएंगे। और अब जीतने के लिए ये सब आइटम को ढूंढने जाते हैं। लेकिन अब क्यूमा की टीम लगातार आइटम को भी ढूंढ रही होती है और अब बस एक ही आइटम बचा होता है। इसी दौरान क्यूमा की टीम के बाकी मेंबर्स भी सबके साथ बैटल करके उनसे 500 पॉइंट छीन रहे होते हैं। साथ ही गेम खत्म होने में अब बस 20 मिनट ही बचे होते हैं। इसलिए अब आरिसु पॉइंट को बराबरी पर लाने के लिए उनके बेस पर हमला करने का फैसला करता है और तत्ता को यहीं छोड़कर ये चारों बेस की तरफ जाते हैं। उसागी उनके बेस पर जाकर उनकी टीम के एक प्लेयर का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे ले जाती है और अब आरिसु क्वीना और निरागी बेस पर हमला करते हैं। लेकिन क्यूमा की टीम के तीनों मेंबर्स अपने बेस को छूकर अपने पॉइंट इन्फिनिटी कर लेते हैं। ये तीनों इनके बेस पर हमला करते हैं और इस वक्त आरिसु इनएक्टिव होता है, इसलिए आरिसु को छूने की वजह से कोई भी बैटल नहीं होती और क्यूमा और आरिसु दोनों को करंट लगता है और मौके का फायदा उठाकर निरागी उनके बेस को छू लेता है। फिर निरागी भी इनएक्टिव हो जाता है और निरागी इनएक्टिव होकर क्यूमा की टीम के दोनों मेंबर्स को छूता है, जिससे उन दोनों को भी करंट लगता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान क्वीना बेस को छूने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ही क्यूमा की टीम का एक मेंबर क्वीना को छू लेता है, जिससे उन दोनों के बीच बैटल होती है जिसमें क्वीना हार जाती है और अब क्वीना भी इनएक्टिव हो चुकी है। साथ ही क्यूना के 500 पॉइंट भी चले जाते हैं और अब आरिसु की टीम को सिर्फ 10,000 पॉइंट ही मिलते हैं और वो अब भी क्यूमा की टीम से 3,000 पॉइंट पीछे हैं और अब इनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। फिर क्यूना इस सब के लिए सबसे माफी मांगती है क्योंकि प्लान के मुताबिक क्वीना बेस को नहीं छू पाई। दूसरी तरफ निरागी इस सब के लिए तत्ता को ब्लेम करता है और अब ये सब निराश होकर बैठ जाते हैं क्योंकि इनके पास अब कोई तरीका नहीं बचा है जिससे ये क्यूमा की टीम को हरा सकें और ज्यादा पॉइंट ले सकें। लेकिन उसागी हार नहीं मानती और आखिरी बचे हुए आइटम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। क्यूमा और बाकी सब अपने बेस के पास रुककर टाइम खत्म होने का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास तो पॉइंट वैसे भी ज्यादा थे और इसी वजह से आरिसु, क्वीना, तत्ता और निरागी सभी हार मान चुके हैं। लेकिन उसागी अब भी लगातार कंटेनर में उस आखिरी आइटम को ढूंढ रही होती है और फाइनली उसागी को वो आखिरी आइटम मिल जाता है, जिससे उसागी को 2,500 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अब भी क्यूमा की टीम इनसे 5,000 पॉइंट आगे है और ये देखकर आरिसु अब क्यूमा के बेस पर हमला करने का फैसला करता है और वो अकेले ही चला जाता है ताकि वो अपनी टीम के सभी मेंबर्स को बचा सके। ये देखकर तत्ता को गिल्ट होने लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही अब उसकी पूरी टीम हारने वाली है। वहीं दूसरी तरफ उसागी निरागी से मिलती है और उससे कहती है कि हम अब भी जीत सकते हैं। लेकिन निरागी अब अपने बुरे इरादों को फिर से दिखाता है और निरागी अब उसागी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। निरागी उसागी को बेहोश कर देता है, मगर तभी आरिसु यहाँ आ जाता है और निरागी से उसागी को बचा लेता है। इसके बाद आरिसु उसागी को वापस बेस पर लाता है। वहीं क्यूमा और उसकी पूरी टीम अपने बेस के पास होती है और अब गेम खत्म होने में बस 5 मिनट का टाइम बचा होता है। इसलिए क्यूमा और उसकी टीम समझ जाती है कि आरिसु और उसकी टीम ने हार मान ली है और अब क्यूमा थोड़ी देर के लिए वॉक करने चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ बेस के पास आरिसू को कुछ आवाज आती है। इसके बाद आरिसू क्यूमा के पास जाता है, जहां आरिसू मरने से पहले क्यूमा से एक बार हाथ मिलाने के लिए कहता है और इस पर क्यूमा कहता है कि गेम अभी चालू है और अगर हम हाथ मिलाएंगे तो हम दोनों के बीच बैटल होगी जिसमें मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी आरिसू क्यूमा से हाथ मिलाने के लिए कहता है और इसके बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं, जिससे अब इनके बीच एक बैटल होती है जिसमें शॉकिंगली आरिसू जीत जाता है और क्यूमा के 5000 पॉइंट कटकर आरिसू को मिल जाते हैं और इससे आरिसू की टीम के पास अब क्यूमा की टीम से ज्यादा पॉइंट हो जाते हैं। लेकिन कैसे? आरिसू के पास तो क्यूमा से कम पॉइंट थे। तो इस सवाल का जवाब छुपा है उस सीन में जब आरिसू उसागी को बेस पर ले गया था और यहाँ आरिसू को एक आवाज आई थी जो कि एक कंटेनर की थी और आरिसू जब वहां जाकर देखता है तो यहाँ तत्ता अपने हाथ को काट कर हैंड बैंड को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसके हैंड बैंड में 10,000 से ज्यादा पॉइंट हैं और अगर आरिसू उस बैंड को छुपा कर रखे और किसी से बैटल करे तो वो पक्का जीत ही जाएगा और यही करने के लिए तत्ता अपने हाथ को काट रहा होता है। ये देखकर आरिसू उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन तत्ता काफी गिल्ट में होता है कि उसकी वजह से उसकी टीम मेंबर्स मरने वाले हैं और उन्हें बचाने के लिए ही तत्ता अपना हाथ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। इसलिए अब आरिसू भी ना चाहते हुए भी सबको बचाने के लिए तत्ता के हाथ को कंटेनर से काट देता है, जिसके बाद तत्ता किसी तरह वो बैंड अपने हाथ से निकालता है और आरिसू को देता है और जल्दी जाने के लिए कहता है और इसी वजह से आरिसू अब क्यूमा से बैटल में जीत पाया है। और अब यहाँ टाइम खत्म होता है और अब आरिसू की टीम जीत जाती है, जिसके बाद क्यूमा और उसके सभी दोस्त लेजर से मर जाते हैं और चिड़ी के बादशाह की एयरशिप तबाह होकर नीचे गिर जाती है, जिससे आरिसू और बाकी सबको काफी खुशी होती है। लेकिन दूसरी तरफ तत्ता काफी जख्मी हो गया होता है और अब तत्ता की यहाँ डेथ हो जाती है। ये सब तत्ता को यहीं दफना देते हैं। तत्ता की डेथ से इन्हें काफी दुख होता है, मगर अब ये सब तत्ता के सैक्रिफाइस को बचाने के लिए अगले गेम में जाकर जीतने का फैसला करते हैं। निरागी भी तत्ता को थैंक्स कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक जेल को देखते हैं जहां कई सारे प्लेयर्स दिल के गुलाम को हराने के लिए यहां गेम खेलने आए थे। यहीं हम चिशिया को भी देखते हैं जो कि गेम में भाग लेने यहां आ चुका है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बांदा होता है, वो भी इस गेम में आता है और इन सभी प्लेयर को एक एक कॉलर बम पहनाया गया होता है, जिसके बाद इन्हें गेम के बारे में बताया जाता है और इस गेम में इन्हें अपने कॉलर में बने प्लेइंग कार्ड के सूट का पता लगाना है। बेसिकली उन्हें ये पता लगाना है कि उनके कॉलर में कौन सा साइन है, क्या वो चिड़ी है, दिल है, ईंट है या फिर हुक्म। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये सब खुद अपने सूट को नहीं देख सकते और ये रिफ्लेक्शन वाली चीज में भी देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि इनके कॉलर में कौन सा साइन है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। इसके बाद इन्हें बताया जाता है कि हर 1 घंटे बाद इन्हें एक सेल में जाकर ये बताना है कि इनके कॉलर में कौन सा साइन है और अगर इनका जवाब गलत होता है तो इन्हें मार दिया जाएगा। हर एक राउंड के बाद इनके कॉलर में बने सिंबल को बदल दिया जाएगा, इसलिए इन सभी को अपना अपना एक पार्टनर चुनना होगा जिससे वो दोनों एक दूसरे को बताएं कि उनके कॉलर में कौन सा साइन है। लेकिन ये गेम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इन सभी लोगों के बीच दिल का गुलाम भी प्लेयर बनकर छुपा हुआ है और ये सब नहीं जानते कि दिल का गुलाम कौन है और ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक दिल का गुलाम मर नहीं जाता। इसलिए इन प्लेयर्स को किसी भी तरह दिल के गुलाम को मारना भी होगा, यानी दिल का गुलाम इनके बीच है और वो कोई भी हो सकता है। दिल का गुलाम आखिर तक बचने के लिए इनसे झूठ बोलेगा ताकि वो सबको मारकर यहीं आखिर में जिंदा बचे। अब यहाँ गेम स्टार्ट होता है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे को अपना अपना पार्टनर बनाना शुरू कर देते हैं। एक लड़की कई सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। दूसरी तरफ बांदा को भी एक पार्टनर मिल जाता है। इसी दौरान हम एक लड़के याबा को देखते हैं जिसने एक लड़की को अपने कंट्रोल में किया होता है। यहाँ अब सभी लोग अपने अपने पार्टनर को उसके कॉलर पर बने साइन को बताते हैं और फिर 1 घंटे बाद सभी अपनी सेल में जाकर अपना जवाब देते हैं और पहले राउंड में सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, यानी किसी ने भी किसी के साथ झूठ नहीं बोला। अब इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और सभी लोगों के सिंबल बदल जाते हैं। फिर सभी अपने पार्टनर से बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी जबरदस्ती एक दूसरे प्लेयर को मारकर उससे अपना सिंबल पूछ रहा होता है, जिसके बाद बांदा उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है कि झूठ बोल दो। इसलिए अब वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी से झूठ बोल देता है। इसके बाद वही लड़की इस आदमी को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। सेकंड राउंड में सभी अपनी सेल में जाकर अपना जवाब देते हैं और इस राउंड में वही आदमी मर जाता है जो कि उस आदमी को मार रहा था, क्योंकि उस आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए इससे झूठ बोला था। लेकिन ये देखकर अगले राउंड में सभी लोग सोचने लगते हैं कि यही दिल का गुलाम होगा। इसलिए वही लड़की अब इस राउंड में सबसे सलाह करके उस आदमी को मारने का प्लान बनाती है। कई सारे लोग ये नहीं चाहते थे, लेकिन वो लड़की सब पर प्रेशर बनाती है और अगले राउंड में वही आदमी मर जाता है। यहाँ चिशिया का पार्टनर भी चिशिया से हर बार सच बोल रहा होता है, साथ ही चिशिया भी हर एक प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके बाद वही लड़की इस बार एक नई लड़की को झूठ बोलकर मार देने के लिए कहती है। वो लड़की इस बार भी पूरे ग्रुप पर प्रेशर बनाती है, जिसके बाद ये सभी लोग ना चाहते हुए भी उस लड़की से झूठ बोल देते हैं और फिर वो यहीं मर जाती है। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असली गेम और अब सभी लोग अपने पार्टनर पर भरोसा करना छोड़ रहे होते हैं और दूसरों से जाकर पूछते हैं
दूसरे भी ये सोचकर उनसे झूठ बोल देते हैं कि शायद यही दिल का गुलाम होगा। और इसके बाद सभी लोग एक दूसरे से झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते कई राउंड्स खत्म होते हैं और कई सारे लोग मारे जाते हैं और आखिर में सिर्फ 3 ही टीम बचती हैं, जिसमें से एक वही लड़का याबा और उसके पार्टनर वही लड़की बची होती है। दूसरी तरफ चिशिया और उसका पार्टनर होता है और वो दोनों हर बार एक दूसरे से सच बोल रहे होते हैं और आखिरी टीम बांदा और उसके पार्टनर की होती है। लेकिन इस राउंड में चिशिया का पार्टनर काफी डरा हुआ होता है और चिशिया के बताने के बाद भी वो जवाब नहीं देता और हार मान लेता है और फिर टाइम खत्म होता है और वो भी मारा जाता है, जिसके बाद चिशिया अकेला हो जाता है और यहाँ कोई भी अपने पार्टनर के अलावा दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। लेकिन फिर चिशिया बांदा के पार्टनर से जाकर बात करता है और उससे अपने सिंबल के बारे में पूछता है। चिशिया उससे कहता है कि तुम्हारा पार्टनर बांदा एक मर्डरर है, इसलिए चिशिया उससे कहता है कि जरूर बांदा ही दिल का गुलाम होगा। लेकिन बांदा का पार्टनर चिशिया की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। चिशिया उससे कहता है कि तुम्हारा सिंबल हुक्म है। इसके बाद बांदा का पार्टनर चिशिया से झूठ बोलता है कि उसका सूट दिल है, जबकि चिशिया का सूट तो ईंट होता है। इसके बाद बांदा का पार्टनर बांदा को जाकर बताता है कि चिशिया ही दिल का गुलाम है। लेकिन दूसरी तरफ आखिरी 2 प्लेयर, जिनमें वही लड़का याबा और उसकी पार्टनर होती है, उन दोनों को लगता है कि बांदा ही दिल का गुलाम होगा। इसके बाद चिशिया याबा की पार्टनर से बात करता है और उससे अपना सूट पूछता है। चिशिया उसे बताता है कि तुम्हारा सूट दिल है और फिर कहता है कि मेरा चिड़ी होगा। लेकिन ये लड़की चिशिया को कुछ भी नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ याबा और बांदा आपस में बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हर एक पार्टनर अपने पार्टनर को सूट बताता है। याबा अपनी पार्टनर से सच बोलता है कि उसका सूट दिल है, लेकिन वो लड़की याबा से झूठ बोलती है कि उसका सूट ईंट है, जबकि याबा का सूट तो चिड़ी होता है। दूसरी तरफ बांदा भी अपने पार्टनर से सच बोलता है कि उसका सूट हुक्म है, लेकिन इस बार बांदा का पार्टनर बांदा से झूठ बोल देता है और फिर सभी प्लेयर्स जवाब देने के लिए अपनी अपनी सेल में चले जाते हैं। चिशिया अपना दिमाग लगाता है और पता लगा लेता है कि उसका सूट ईंट है। इसके बाद टाइम खत्म होता है और जिंदा बचे सभी लोग बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले बांदा का पार्टनर बाहर आता है और सोचने लगता है कि वो अकेला ही बचा है और वो अब गेम जीत चुका है। मगर तभी चिशिया, बांदा और याबा बाहर आते हैं, जो कि अब भी जिंदा होते हैं। फिर यहाँ चिशिया, बांदा और याबा समझ जाते हैं कि बांदा का पार्टनर ही दिल का गुलाम है, क्योंकि याबा ने अपने पार्टनर को सही सूट बताया था, लेकिन फिर भी वो मर चुकी है, यानी वो किसी और से भी बात कर रही थी। और फिर चिशिया बताता है कि ये दोनों स्नैक्स के जरिए आपस में बात करते थे और इस बार बांदा के पार्टनर ने उस लड़की से झूठ बोला था और उससे कहा था कि याबा से झूठ बोल दो। और बांदा का पार्टनर पहले ही चिशिया से झूठ बोल चुका था और फिर उसने बांदा से भी झूठ बोला। उसने पूरा प्लान बना लिया था कि वो अकेला ही जिंदा बचेगा। लेकिन बांदा और याबा दोनों ने पहले ही एक दूसरे से बात कर ली थी और चिशिया ने भी ये पता लगा लिया था कि उसका सही सूट क्या है, और इस तरह ये तीनों भी बच गए थे। और अब फाइनली इन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि बांदा का पार्टनर ही दिल का गुलाम है और अब दिल का गुलाम मारा जाता है और ये गेम यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हम फिर से आरिसु, उसागी और कुइना को देखते हैं, जो कि यहाँ सरवाइव कर रहे होते हैं। यहाँ अब कुइना आरिसु और उसागी को छोड़कर चिशिया और आन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आरिसु काफी दुखी होता है, वो अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है जो कि पिछले सीजन में मर गए थे। लेकिन अब यहाँ उसागी आरिसु के पास आती है और उसका मूड ठीक करने के लिए अपने साथ खरगोश का शिकार करने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे इनका मूड ठीक भी हो जाता है। इसी दौरान ये एक ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ सभी लोग मरे पड़े होते हैं। यहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जो कि कुछ पलों के लिए जिंदा होता है और इनसे कहता है फिल्म। फिर ये दोनों गाड़ी के अंदर देखते हैं तो इन्हें एक रिकॉर्डेड फिल्म मिलती है। ये दोनों उस फिल्म को देखते हैं और इसमें इसी आदमी ने सभी लोगों से ये पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। और इसी दौरान ये आदमी आन से भी मिला था और आन ने इसे बताया था कि वो ये पता करने के लिए टोक्यो से बाहर जा रही है कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। इसके बाद ये आदमी इस जगह पर आया क्योंकि यहाँ एक लेडी थी जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ तो पता है। यहाँ एक आदमी इस आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है तुम इस दुनिया में कब आए थे, जिस पर यह आदमी कहता है कि हाँ मुझे याद तो है। फिर वो आदमी इस आदमी से कहता है कि फिर तो तुमने वो आतिशबाजी भी देखी होंगी जो कि इस दुनिया में आने से ठीक पहले हो रही थी, जिस पर यह आदमी कहता है कि हाँ मैंने वो आतिशबाजी देखी थी। और शॉकिंग बात तो ये होती है कि यहाँ आने से पहले सभी लोगों ने उस आतिशबाजी को देखा था। आरिसु और उसके दोस्तों ने भी उस आतिशबाजी को देखा था। अब इसके बाद यहाँ वही लेडी इस आदमी को बताने वाली होती है कि वो आतिशबाजी क्या थी। ये लेडी कहती है कि वो आतिशबाजी शायद आतिशबाजी नहीं बल्कि ये लेडी इतना ही कह पाती है। और तभी यहाँ हुक्म का बादशाह आ जाता है और सभी लोगों को मार देता है। इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ मरे हुए हैं। अब ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हुक्म का बादशाह यहाँ फिर से आ जाता है और उसागी और आरिसु दोनों पर हमला कर देता है। ये दोनों बचकर जंगलों में भागते हैं। इसी बीच आरिसु उसागी को बचाने के लिए हुक्म के बादशाह को काफी दूर तक अपने पीछे ले जाता है, मगर तभी आरिसु गिर जाता है और हुक्म का बादशाह उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी कोई और हुक्म के बादशाह पर गन से हमला करता है और एक लड़की आकर आरिसु को बचा लेती है। इसके बाद रात में आरिसु को होश आता है तो वही लड़की आरिसु को नाम लेकर पुकारती है
और कहती है कि जो मेरे साथ है वो तुम्हें जानता है। लेकिन आरिसू सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने मेरी जान बचाई और वो मुझे जानता कैसे है। इसलिए आरिसू उस आदमी के पास जाता है और अब हमें पता चलता है कि वो अगुनी था जिसने आरिसू को बचाया था और अगुनी भी निरागी की तरह ही जिंदा बच गया था। यहाँ अगुनी हुकुम के बादशाह को मारने का प्लान बना रहा था। अगुनी आरिसू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन आरिसू कहता है कि उसे उसागी को ढूंढना होगा और उसागी भी जंगलों में आरिसू को ढूंढ रही होती है। इसी दौरान हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अगुनी के साथ है और इसका नाम हेया होता है। हमें हेया के पास्ट को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि हेया ने भी इस दुनिया में आने से पहले उन आतिशबाजी को देखा था और फिर अचानक से वो यहाँ आ गई और एक गेम में अपनी जान बचाने के लिए हेया को अपना पैर भी काटना पड़ा और अब हेया अगुनी के साथ है। अब इसके बाद हमें अगले सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहां आरिसू उसागी को ढूंढने शहर की तरफ जाना चाहता था, लेकिन अगुनी आरिसू को गन देकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद ये तीनों इस जगह से दूर हुकुम के बादशाह को एक जाल में फंसाने के लिए पहाड़ों की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसागी जंगलों से बाहर आकर एक घर के अंदर खाने का सामान ढूंढने जाती है। यहाँ उसागी को एक लेडी मिलती है जो कि उसे खाने के लिए कुछ देती है। इस लेडी के साथ एक बच्चा भी होता है जिसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं होते और उस बच्चे का वीजा जल्दी ही खत्म होने वाला होता है और उसे देखकर उसागी को उससे सिंपैथी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में आरिसू, उसागी और हेया हुकुम के बादशाह को मारने के लिए एक जाल बिछाते हैं और जब हुकुम का बादशाह यहाँ आता है तो ये सब उससे फाइट करते हैं। इस लड़ाई में कुछ पलों के लिए इन्हें लगता है कि इन्होंने हुकुम के बादशाह को मार दिया, मगर तभी हुकुम का बादशाह दोबारा उठकर इन पर हमला करता है जिसमें इस बार आरिसू पहाड़ों से नीचे पानी में गिर जाता है और अगुनी काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन हेया उसे बचा लेती है और छुप जाती है। जिसके बाद हुकुम का बादशाह इन्हें देख नहीं पाता और यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह आरिसू को दिखाया जाता है जो कि अब भी जिंदा बच गया होता है। आरिसू एक बार फिर उसागी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान इस दुनिया में कई और प्लेयर्स भी होते हैं जो कि फेस कार्ड के मास्टर को हरा रहे होते हैं। कुइना भी हुकुम के गुलाम से फाइट करती है और हरा देती है और फिर अगले गेम की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं आन को दिखाया जाता है जो कि टोक्यो शहर से बाहर जाती है, लेकिन देखती है कि टोक्यो शहर से बाहर सिर्फ पहाड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी सारे गेम बस टोक्यो में ही हो रहे हैं। और अब ऐसा क्यों हो रहा है और सारे गेम टोक्यो में ही क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब हमें वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो इस कहानी के एंड को मिस मत कीजिएगा। अब इसके बाद हम उसागी को फिर से देखते हैं जो कि उसी बच्चे का वीजा बढ़ाने के लिए अपने साथ हुकुम के बेगम की गेम में लाई होती है और यहाँ आरिसू भी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं। फिर इन्हें गेम के बारे में बताया जाता है और इस गेम का नाम चेकमेट होता है। इस गेम में बेगम की टीम में बेगम को मिलाकर 5 प्लेयर होते हैं और चैलेंजर की टीम यानी आरिसू की टीम में 16 प्लेयर होते हैं और इस गेम में बेगम अपनी टीम की लीडर यानी किंग होती है और बेगम चैलेंजर टीम यानी आरिसू की टीम का लीडर यानी किंग उस बच्चे को बनाती है। ये गेम कुछ इस तरह से होता है कि इस गेम के पहले राउंड में बेगम की टीम आरिसू की टीम के प्लेयर्स को पकड़कर उनके ऊपर लगे बटन को दबाएगी और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो सभी प्लेयर्स उस राउंड में नहीं खेल पाएंगे और फिर अगले राउंड में वो बेगम की टीम की तरफ से खेलेंगे। इसी तरह दूसरे राउंड में चैलेंजर की टीम यानी आरिसू की टीम बेगम की टीम को पकड़कर उनके ऊपर लगे बटन को दबाएगी और इसी तरह सारे रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। इस गेम में किंग यानी बेगम की टीम से बेगम और चैलेंजर की टीम से वो बच्चा अपनी टीम नहीं बदल सकते क्योंकि वो अपनी टीम के किंग हैं। साथ ही 16 राउंड्स खत्म होने के बाद जिस भी टीम में ज्यादा प्लेयर होंगे वो टीम जीत जाएगी और हारने वाली टीम को लेजर से मार दिया जाएगा। अब इसके बाद पहला राउंड स्टार्ट होता है और बेगम की टीम के सभी प्लेयर्स इन्हें पकड़ने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर सब बचकर भागते हैं। आरिसू और उसागी उस बच्चे को यहीं रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई भी उसे नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ पहले राउंड में बेगम और उसकी टीम के सभी प्लेयर्स आरिसू की टीम के कई प्लेयर्स को पकड़कर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और इसी तरह लगातार कई राउंड्स बीत जाते हैं और बेगम कई प्लेयर्स को मारकर अपनी टीम में कर चुकी होती है। बेगम उन सबसे कहती है कि अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मेरी टीम में शामिल हो जाओ और इन सभी प्लेयर्स को भी लगने लगता है कि बेगम पावरफुल है और इस गेम में वही जीत रही है, इसलिए अब ये सब जिंदा बचने के लिए बेगम की टीम में शामिल हो जाते हैं। और अब आरिसू की टीम में आरिसू, उसागी और वो बच्चा ही बचे होते हैं और गेम खेलते खेलते बेगम का दिल आरिसू पर आ जाता है और वो सबसे कहती है कि उसागी और उस बच्चे को छोड़ो, मुझे आरिसू अपनी टीम में चाहिए। इसलिए अब बेगम और उसकी टीम के सभी प्लेयर्स आरिसू को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। बेगम आरिसू के सामने जाती है मगर तभी उसागी वहां आ जाती है और आरिसू को जाने के लिए कहती है, जिसके बाद बेगम और उसागी दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यहाँ हमें इन दोनों के बीच एक काफी अच्छी फाइट देखने को मिलती है, लेकिन बेगम उसागी को मारकर गिरा देती है और उसागी के ऊपर लगे बटन को नहीं दबाती क्योंकि बेगम उसागी को अपनी टीम में नहीं लेना चाहती। फिर बेगम आरिसू को पकड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी आरिसू की टीम का राउंड स्टार्ट हो जाता है। उसागी आरिसू के पास जाती है, जिसके बाद ये कुछ प्लेयर्स के बटन को दबाकर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उसागी उन सबसे कहती है कि अगर तुम बेगम का साथ देते रहे तो तुम और हम कभी भी अपनी असली दुनिया में नहीं जा पाएंगे। उसागी उन्हें रियलाइज कराती है कि अगर वो बेगम का साथ देंगे तो वो बेगम के साथ हमेशा के लिए इस गेम में फंस जाएंगे और अब उन प्लेयर्स को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहे थे, जिसके बाद वो सब आरिसू की टीम में शामिल हो जाते हैं।
लेकिन इनका टाइम खत्म होता है और अब बेगम की टीम का राउंड स्टार्ट हो जाता है। बेगम फिर से सबसे कहती है कि उसे गेम खत्म होने से पहले आरिसू अपनी टीम में चाहिए, इसलिए अब सभी प्लेयर्स आरिसू के पीछे पड़े होते हैं। लेकिन आरिसू, उसागी और बाकी प्लेयर्स ने पहले ही प्लान बना लिया होता है कि उन्हें क्या करना है और अब आखिरी राउंड आरिसू की टीम का होता है। आरिसू, उसागी और बाकी प्लेयर्स बेगम की टीम के सभी प्लेयर्स को लगातार अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और आखिर में बेगम अपनी टीम में अकेली बचती है, जिसके बाद टाइम खत्म होता है और बेगम लेजर से मर जाती है। यहाँ अब उस बच्चे का वीजा बढ़ गया होता है, इसलिए उसागी उस बच्चे को वापस उस लेडी को देती है और फिर आरिसू के साथ यहाँ से अगले गेम की तरफ चली जाती है। इसी दौरान इन दोनों को एक हॉट स्प्रिंग मिलता है और ये दोनों बात लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आन और कोइना को दिखाया जाता है, जो कि अपने पुराने पलों को याद करके दुखी हो रही होती हैं। इसके बाद हम एक सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जहां ईंट के बादशाह का गेम हो रहा होता है और यहाँ 4 प्लेयर्स और एक ईंट का बादशाह होता है। उन्हीं 4 प्लेयर्स में से चिशिया भी होता है और ईंट का बादशाह कुजुरियो होता है, जो कि पहले चिशिया की तरह बीच का खास सदस्य था। चिशिया उससे कहता है कि अगर तुम ईंट के बादशाह थे तो बीच पर क्या कर रहे थे, और कुजुरियो कहता है कि वो नजर रख रहा था कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। अब इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और इन्हें गेम के बारे में बताया जाता है और ये गेम कुछ इस तरह से होता है कि हर एक राउंड में हर एक प्लेयर को 1 से 100 तक के नंबर में कोई भी एक नंबर चुनना होगा और फिर सभी लोगों के चुने हुए नंबर को जोड़कर उसके एवरेज को 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जिसका भी चुना हुआ नंबर इस आंसर के सबसे करीब होगा वो उस राउंड को जीत जाएगा और बाकी हारे हुए प्लेयर्स के एक पॉइंट काट दिया जाएगा। जिस भी खिलाड़ी के पॉइंट -10 तक पहुंच जाते हैं उस खिलाड़ी को मार दिया जाएगा और आखिर तक बचने वाला खिलाड़ी ही इस गेम में जीतेगा। अब इसके बाद पहला राउंड स्टार्ट होता है। सभी लोग एक नंबर को चुन लेते हैं और उन सभी लोगों के नंबर को जोड़कर उसके एवरेज को 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है और आंसर के सबसे करीब कुजुरियो यानी ईंट के बादशाह का चुना हुआ नंबर होता है और इस तरह पहला राउंड कुजुरियो जीत जाता है और सभी हारे हुए प्लेयर्स का एक पॉइंट कट जाता है। लेकिन अब सब लोग अपना माइंड यूज करके दूसरे क्या चुनेंगे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे राउंड में भी कुजुरियो जीत जाता है, मगर अब चिशिया अपनी चाल चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद चिशिया कई राउंड जीत जाता है। मगर इसी दौरान वो कई राउंड हार भी चुका होता है और अब 2 खिलाड़ियों के पॉइंट -10 तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों को मार दिया जाता है। साथ ही 2 लोगों के मरने के बाद 2 नए नियम जोड़े जाते हैं और इनके मुताबिक अगर सभी लोग एक ही नंबर चुन लेते हैं तो सबके एक पॉइंट काट दिया जाएगा। इसके अलावा हारने वाले के अब से 2 पॉइंट काटे जाएंगे और फिर अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें सभी लोग 0 नंबर चुन लेते हैं और इस तरह सबका एक नंबर कट जाता है और अब चिशिया के पॉइंट -9 तक पहुंच जाते हैं। इसलिए चिशिया एक प्लेयर यानी उस लड़की की सोच को पढ़ता है और समझ जाता है कि वो क्या नंबर चुनने वाली है और फिर अगले राउंड में चिशिया जीत जाता है। इस तरह उस लड़की के पॉइंट -10 तक पहुंच जाते हैं और उस लड़की को भी मार दिया जाता है और अब चिशिया और ईंट का बादशाह यहाँ बचते हैं। फिर हमें कुजुरियो के पास्ट के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि कुजुरियो असली दुनिया में एक वकील था, लेकिन उसने दुनिया की बुराई को काफी करीब से देखा था और वो समझ गया था कि इस दुनिया में अमीरों की जान की कीमत गरीबों की जान की कीमत से ज्यादा है। जबकि कुजुरियो को यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। वो सोचता था कि सबकी जान की कीमत बराबर है और इस माइंड गेम में कुजुरियो यही पता लगाना चाहता है कि क्या सच में सबकी जान की कीमत एक बराबर है या नहीं। इसके बाद हमें चिशिया के पास्ट को भी दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि चिशिया असली दुनिया में एक डॉक्टर था और उसने भी दुनिया के एक बुरे एंगल को देखा था। चिशिया जिस बच्चे का डॉक्टर था उसे बचाने की बजाय उसके सीनियर्स ने चिशिया को एक अमीर आदमी को बचाने के लिए कहा और इसी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। इसके बाद कहानी वापस गेम में आती है, जहां एक प्लेयर के मरने के बाद एक नया नियम जोड़ा जाता है और इस नए रूल के मुताबिक अगर एक प्लेयर 0 चुनता है और दूसरा प्लेयर 100 चुनता है तो 100 चुनने वाला प्लेयर जीत जाएगा। लेकिन अगर कोई 100 चुनता है और दूसरा प्लेयर 0 के अलावा कोई और नंबर चुनता है तो वो जीत जाएगा। अब यहाँ ये राउंड स्टार्ट होता है। चिशिया कुजुरियो से कहता है कि मैं तो 100 चुन रहा हूँ, यानी अब चिशिया की जान कुजुरियो के हाथों में है और कुजुरियो को फैसला करना है कि चिशिया की जान बचाने लायक है या नहीं। और अब ये गेम माइंड से ज्यादा इमोशंस का हो जाता है। चिशिया के पॉइंट -9 तक पहुंच चुके थे, इसलिए अब चिशिया समझ चुका था कि दिमाग से खेलने का कोई फायदा नहीं है और इसी वजह से चिशिया अब अपनी जान की कीमत कुजुरियो से पूछता है और हर राउंड में उसे बताकर 100 चुनता है। और यहाँ कुजुरियो अब ये डिसाइड करता है कि वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किसकी जान की कीमत ज्यादा है। इसके बाद कुजुरियो चिशिया को इस गेम में जिता देता है और आखिर में कुजुरियो भी मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो खुश होता है। और अब इस गेम को खेलने के बाद चिशिया के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहानी के बाकी कैरेक्टर्स यानी हेया, निरागी, आरिसू और उसागी सभी लोग आखिरी गेम्स की तरफ आ रहे होते हैं। इसी दौरान कोइना और आन एक गेम में एक दूसरे से मिलती हैं और वो दोनों टीम अप करके उस गेम में जीत जाती हैं और अगले गेम की तरफ बढ़ती हैं। और अब बस 2 गेम ही बचे होते हैं, इसलिए अब सभी लोग हुकुम के बादशाह को हराने के लिए शिबुया में इकट्ठा होने लगते हैं। यहाँ आरिसू और चिशिया एक दूसरे से मिलते हैं। चिशिया आरिसू को अपने बारे में कुछ बताने वाला होता है, मगर तभी यहाँ निरागी आ जाता है और चिशिया से बदला लेने के लिए उस पर गोली चलाता है, जिससे चिशिया जख्मी हो जाता है। इसके बाद उसागी भी यहाँ आ जाती है,
निरागी उसागी पर भी गोली चलाता है, मगर तभी चिशिया बीच में आकर उसागी की जान बचा लेता है। लेकिन अब चिशिया काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर अरिसु निरागी पर गोली चलाता है और निरागी भी अब जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ हुकुम का बादशाह आकर लोगों को मारने लगता है। ये देखकर अरिसु और उसागी चिशिया और निरागी को एक जगह छुपा देते हैं, क्योंकि वो जख्मी थे मगर अब भी जिंदा थे। इसके बाद अरिसु और उसागी को कुइना और आन मिल जाते हैं और ये चारों मिलकर हुकुम के बादशाह को हराने का प्लान बनाते हैं और उससे फाइट करते हैं। तभी कुछ लोग गाड़ी लेकर आते हैं और गाड़ी से हुकुम के बादशाह को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी हुकुम का बादशाह बच जाता है। तभी यहाँ हया भी आ जाती है और उस पर तीर से हमला करती है। इसके बाद ये सभी अपने हथियारों के साथ इकट्ठा होते हैं और अगुनी भी यहाँ आ जाता है। इसी दौरान कुइना को उस बम के बारे में याद आता है जो कि चिशिया ने उसे दिया था। अरिसु उसे देखकर कहता है कि ये तो एक केरोसिन बम है और यहाँ पास ही में एक ड्रग स्टोर भी है। अरिसु कहता है कि अगर हम इस बम में थोड़ी और गैस भरें तो एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। जिसके बाद अब ये सब प्लान बनाते हैं कि अरिसु स्टोर में जाकर इस बम में गैस भरेगा और बाकी सब मिलकर हुकुम के बादशाह से फाइट करते हुए उसे वहां तक लेकर जाएंगे। जिसके बाद ये अपने प्लान को अंजाम देते हैं। अरिसु ड्रग स्टोर की तरफ जाता है और बाकी सब हुकुम के बादशाह का ध्यान भटकाकर उसे गली के अंदर ले जाते हैं। ये सभी छुपकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन हुकुम का बादशाह काफी पावरफुल होता है और वो अकेले ही इन सब पर काफी भारी पड़ रहा होता है। अगुनी उससे हैंड टू हैंड फाइट करता है, लेकिन हुकुम का बादशाह काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इसी दौरान अगुनी को गोलियों से बचाते हुए हया को कई सारी गोलियां लग जाती हैं। हुकुम का बादशाह आन के भी गोलियां मारता है। ये देखकर अगुनी को काफी गुस्सा आता है और वो हुकुम के बादशाह को मारने लगता है। लेकिन एक बार फिर हुकुम का बादशाह अगुनी को जान से मारने वाला होता है। तभी कुइना आकर उसे रोकती है और उससे फाइट करने लगती है, लेकिन हुकुम का बादशाह कुइना पर कई बार चाकू से हमला करता है। ये देखकर उसागी कुइना को बचाने आती है, लेकिन हुकुम का बादशाह उसागी के पैरों पर भी कई बार चाकू मारता है, जिससे अब यहाँ सभी लोग जख्मी हो जाते हैं और अब यहाँ कोई भी दोबारा उठकर हुकुम के बादशाह से फाइट करने लायक नहीं बचता। वहीं ड्रग स्टोर में अरिसु पूरे स्टोर में गैस भर देता है और फिर बाहर आकर हुकुम के बादशाह पर हमला करता है। लेकिन अरिसु देखता है कि हुकुम के बादशाह ने उसके सभी साथियों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। ये देखकर अरिसु हुकुम के बादशाह को अपने पीछे स्टोर में ले जाता है, लेकिन हुकुम का बादशाह अंदर नहीं जाता और समझ जाता है कि अंदर जरूर कोई जाल बिछा है और अब वो दरवाजा भी नहीं खोलता। मगर तभी पीछे से अगुनी आकर हुकुम के बादशाह को अंदर ले जाता है और गिरा देता है। और इतनी देर तक सबसे फाइट करने की वजह से हुकुम का बादशाह भी थक चुका था और अब अरिसु अगुनी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और फिर ये बम को ब्लास्ट करते हैं, जिससे अगुनी और अरिसु तो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। और फिर अगुनी उठता है और अरिसु से आखिरी गेम में जाने के लिए कहता है। इसके बाद अगुनी हुकुम के बादशाह के पास जाकर उसे गन से शूट करके मार देता है। वहीं अरिसु को उसागी मिलती है, जो कि उसके सभी साथियों में से अकेली बची थी और अब उसागी ही अरिसु के साथ जा सकती थी। इसलिए अब ये दोनों आखिरी गेम में जाते हैं, जो कि दिल की बेगम का गेम होता है और दिल की बेगम मीरा कानू होती है, जो कि उसी बीच के खास सदस्यों में से एक थी। यहाँ इस गेम में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स यानी मीरा, उसागी और अरिसु होते हैं, लेकिन उसागी जख्मी होती है इसलिए वो गेम नहीं खेलती और अरिसु और मीरा ये गेम खेलते हैं। यहाँ मीरा इन्हें गेम के बारे में बताती है और इस गेम का नाम क्रिकेट होता है। इस गेम में अरिसु और मीरा खेलेंगे। मीरा इन्हें बताती है कि इस गेम में जीत या हार कोई मैटर नहीं करती, चाहे कोई भी जीते या कोई भी हारे, बस तुम्हें इस गेम को पूरा करना है। तुम बीच में इस गेम को क्विट नहीं कर सकते। इस गेम में 3 राउंड होते हैं। अरिसु मीरा के साथ पहला राउंड खेलता है और मीरा पहला राउंड जीत जाती है। इसके बाद ये दोनों दूसरा राउंड खेलते हैं और दूसरा राउंड अरिसु जीत जाता है। फिर मीरा कहती है कि चलो आखिरी राउंड खेलने से पहले चाय पीते हैं। मीरा कहती है कि ये भी इस गेम का एक हिस्सा है। इसके बाद ये तीनों बैठकर चाय पीते हैं। अरिसु मीरा से पूछता है कि क्या हम सारे गेम खत्म होने के बाद अपनी असली दुनिया में लौट पाएंगे, क्योंकि अरिसु ये सब अपने दोस्तों के लिए जानना चाहता है। उसके कई दोस्तों ने अपनी जान को यहाँ तक पहुँचने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया और वो ये भी नहीं जानते थे कि वो अपनी असली दुनिया में लौट भी पाएंगे या नहीं। और ये सुनकर मीरा अरिसु से कहती है कि मैं इस बारे में सब जानती हूँ। मीरा कहती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये दुनिया क्या है। मीरा कहती है कि जिस दुनिया से तुम यहाँ आए हो वहाँ 10 सालों बाद अवतार और वर्चुअल रियलिटी लोगों की आम जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी और 50 सालों बाद जीन में बदलाव करके इंसान हर एक बीमारी का इलाज आसानी से कर पाएंगे और 100 सालों बाद इंसान मौसम को काबू करने वाली टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेंगे और इसी तरह 200 सालों बाद इंसान के दिमाग को पूरी तरह से समझकर यादें बनाना और ट्रांसफर करना भी आसान हो जाएगा और 300 सालों बाद लोग नेचुरली नहीं मरेंगे और उनकी उम्र कई साल बढ़ जाएगी और इसी तरह 500 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जिसकी जानकारी इंसानों को ना हो और 1000 साल बाद इंसान अमर होकर जब तक चाहे तब तक जी सकेंगे। और फिर मीरा इनसे कहती है कि इस वक्त भी तुम वर्चुअल रियलिटी के अंदर गेम खेल रहे हो। मीरा कहती है कि मैं इस पूरे सिस्टम की एडमिन हूँ, मगर तभी मीरा कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। फिर मीरा कहती है कि ये दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से रहने लायक नहीं बची थी और अब कुछ अमीर लोग जमीन के नीचे रह रहे हैं और वही हमें प्रोग्राम करके गेम खिला रहे हैं। वो खुद हम पर बोली लगाकर मजे लेते हैं। ये सुनकर अरिसु कहता है तो यह है असली सच्चाई, जिस पर मीरा कहती है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। इसके बाद मीरा कहती है कि क्या सच में तुम्हारे लिए सच जानना इतना जरूरी है।
और फिर मीरा यहाँ रिवील करती है कि मैंने ही दिल का सत्ता गेम बनाया था ताकि तुम अपने दोस्तों से अलग हो जाओ। ये सुनकर आरिसू को काफी गुस्सा आता है क्योंकि दिल के सत्ते गेम में ही उसने अपने दोस्तों को खो दिया था। आरिसू मीरा पर गन तान लेता है, लेकिन फिर आरिसू समझ जाता है कि मीरा यही चाहती है कि मैं उसे मार दूं और इस तरह ये गेम कभी कंप्लीट नहीं होगा और वीजा खत्म होने पर हम सभी लोग मर जाएंगे। ये सुनकर अब मीरा आरिसू से कहती है कि तुम्हारे लिए सच जानना काफी जरूरी है और अब तुम सच सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और अब मीरा आरिसू को सच बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और ये दुनिया जो तुम देख रहे हो ये असली नहीं बल्कि एक इल्यूजन है जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है। मीरा कहती है कि तुम्हें याद नहीं है जब तुमने अपने दोस्तों को खोया था तो उस वक्त तुम्हें सदमा लगा था और हकीकत में मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। और इसके बाद सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि मीरा आरिसू की डॉक्टर है और उसकी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रही है। इसी हॉस्पिटल में उसागी भी होती है। मीरा कहती है कि उसागी ने भी अपने किसी करीबी को खोया है इसलिए वो यहाँ पर है। फिर मीरा आरिसू से कहती है कि उस वक्त को याद करो जब तुमने अपने दोस्तों के साथ आसमान में आतिशबाजी को देखा था। मीरा उसे याद दिलाती है कि रोड पर भागते हुए तुम्हारे दोनों दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं मर गए थे और तभी तुम्हें सदमा लगा था। यहाँ मीरा आरिसू के माइंड को मैनिपुलेट कर रही होती है ताकि आरिसू गेम को क्विट कर ले और आरिसू और उसागी दोनों मर जाएं, लेकिन उसागी आरिसू को जगाने की कोशिश कर रही होती है। मीरा आरिसू को मेडिसिन खाने के लिए देती है और कहती है कि क्या तुम इस गेम से पीछे हटना चाहते हो, और आरिसू वो मेडिसिन खाने वाला होता है, मगर तभी उसागी उसे रोकती है। उसागी अब आरिसू को जगाने के लिए अपने हाथ को काटने लगती है ताकि आरिसू अपनी सेंसेस में वापस आ जाए और अब आरिसू उसागी की जान बचाने के लिए अपनी सेंसेस में आ जाता है। आरिसू और उसागी में इतना प्यार देखकर मीरा का दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि चलो अब गेम को पूरा करें। जिसके बाद आरिसू और मीरा गेम के आखिरी राउंड को खेलते हैं और मीरा जीत जाती है, लेकिन क्योंकि आरिसू ने इस गेम को पूरा कर लिया था इसलिए अब मीरा को लेजर से मार दिया जाता है। इसके बाद सारे गेम पूरे होने की खुशी में फायरवर्क्स होते हैं और जिंदा बचे सभी लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और इन्हें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें इनसे पूछा जाता है कि क्या तुम इस दुनिया के सिटीजन बनना चाहते हो या नहीं। और ये सवाल सुनकर सभी अपना जवाब देते हैं। अगुनी ना कहता है, हिया भी जिंदा होती है और वो भी ना ही कहती है। कुइना, चिशिया, निरागी सब मना कर देते हैं। वहीं बांदा और उसका दोस्त इस दुनिया के सिटीजन बन जाते हैं। आरिसू और उसागी भी मना कर देते हैं और इसके बाद हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहां से एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 1 की शुरुआत हुई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि गेम के बाकी मेंबर्स यानी उसागी, चिशिया, अगुनी, आन, कुइना सभी यहीं मौजूद थे। और यहाँ आरिसू और उसके दोस्त जिसे आतिशबाजी समझ रहे थे वो रियल में आतिशबाजी नहीं बल्कि एक मीटियोरॉइड था जो कि टोक्यो शहर पर गिरा था और यहाँ सब तबाह हो गया था। अब यहाँ आरिसू की आंख खुलती है और उसे गेम या किसी के भी बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ आरिसू का भाई उसे बताता है कि जब डॉक्टर्स की टीम को तुम मिले तो तुम्हारे दिल की धड़कनें 1 मिनट के लिए बंद हो गई थी। और ऐसा ही सेम कहानी के उन सभी कैरेक्टर के साथ भी हुआ था जो कि गेम वर्ल्ड में थे और उन्हें भी गेम वर्ल्ड के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यानी वो दुनिया मौत और जिंदगी के बीच की दुनिया थी जहाँ जिन लोगों को जीने की उम्मीद थी वो सरवाइव करके अपनी असली दुनिया में आए और जिन्हें असली दुनिया पसंद नहीं थी वो गेम वर्ल्ड में ही रह गए। अब इसके बाद हम हेया को देखते हैं जो कि अगुनी को देखती है और हेया को ऐसा लगता है कि उसने अगुनी को कहीं तो देखा है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ आन की हालत काफी क्रिटिकल होती है मगर फाइनली आन की जान भी बच जाती है। कुइना की जान भी बच गई होती है और वो अपनी मॉम से मिलती है और फिर उसका डैड भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं चिशिया और निरागी दोनों की जान भी बच गई होती है। इसी दौरान आरिसू और उसागी हॉस्पिटल में वेंडिंग मशीन के पास मिलते हैं। आरिसू उसागी की मदद करता है और फिर आरिसू उसागी से कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, और इस पर उसागी पहले तो मना करती है लेकिन फिर उसागी कहती है कि शायद हम पहले कभी मिले हैं। इसके बाद आरिसू उसागी के साथ हॉस्पिटल के बाहर वॉक करने चला जाता है। इसी दौरान एक टेबल पर हमें ट्रम्प कार्ड को दिखाया जाता है जिनमें सभी कार्ड्स हवा से उड़ जाते हैं और फिर आखिर में जोकर के कार्ड को दिखाया जाता है जो कि शायद हिंट है एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की। और इसी एंडिंग के साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।